हेलो दोस्तों, मैं हूं एसार और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ड्रीम बिग मार्गदर्शन में। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड गोल्स से, आपके गोल्स से उसके कनेक्शन के बारे में। असल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है ये तो आप सब जानते हैं कि हम जैसा सोचते हैं वैसा हो जाता है। यही मीनिंग होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। लेकिन ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो सकता है। जी हाँ, ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक इसलिए है क्योंकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हम जो सोचते हैं वो कैसे, हर कुछ कैसे हो सकता है। यानी हम जो सोचेंगे, सिर्फ सोचने से अगर ही सब कुछ हो जाए तो फिर करने का क्या महत्व रह जाएगा। लेकिन दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहीं ना कहीं एक्शन शब्द छिपा हुआ है। असल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब सिर्फ सोचना नहीं होता, बल्कि उस सोच को एक्शन के रूप में चेंज करना भी होता है। लेकिन हम जब भी कोई एक्शन करते हैं तो वो एक्शन जो है हमारे सोच से ही शुरू होता है। उसकी पहला जो स्टेप होता है वो सोच ही होती है। पहले हम सोचते हैं तभी कोई काम कर सकते हैं। टेलीफोन हो या हवाई जहाज, जितने भी बड़े बड़े आविष्कार हुए होंगे वो पहले लोगों के सोच में होंगे, फिर जाकर वो एक्शन में, असलियत में बदले होंगे। अब आप खुद सोचिए, ऑफकोर्स ग्राहम बेल ने कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा कि एक देश में बैठा हुआ आदमी दूसरे देश में बातें कर रहा है, वो भी बिना मिले। यह एक जगह पे बैठा हुआ व्यक्ति दूसरे जगह पे बैठे हुए व्यक्ति से वार्तालाप कर रहा है, बिना मिले, बिना फिजिकली मिले। ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार जो है एकदम से डायरेक्ट कर दिया हो। पहले उन्होंने सोचा ही होगा, राइट। इससे पहले भी हालांकि वो ध्वनि तरंगों पर काम कर ही रहे थे। साथ ही आपको एक बात और बता दूं कि उनकी माँ और पत्नी दोनों ही बहरी थी, तो ध्वनि तरंगों से और ध्वनि से उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं बहुत गहरा था। इसके अलावा राइट ब्रदर्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये वही राइट ब्रदर्स हैं जिन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। जाहिर है कि इन्होंने डायरेक्ट उड़ान नहीं भरा होगा, बल्कि उससे पहले अपने इमेजिनेशन में वो उड़े होंगे। उनका एक प्रसिद्ध कथन है जिसमें वो कहते हैं कि मैं बहुत वर्षों से ये मानता आ रहा हूँ, इस विश्वास के भ्रम में जी रहा हूँ कि मनुष्य के लिए उड़ान संभव है। उनके इस कथन से ये तो प्रूफ हो ही जाता है कहीं ना कहीं कि डायरेक्ट कोई उड़ान नहीं भर सकता, या एक दिन में कोई आविष्कार या कोई बड़ा काम तो नहीं कर सकता, बल्कि कुछ भी एक्शन लेने से पहले उसे कहीं ना कहीं उसके दिमाग में सोचना पड़ता है। दोस्तों, आप लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन और भी ज़्यादा क्लियरली समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक वैश्यालय था और उसके दूसरे ही साइड पे मंदिर था। मतलब दोनों बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं थे। उसमें एक वैश्या रहती थी जो हमेशा मंदिर से सुनाई देने वाले भजन के बारे में सुनकर ये सोचती रहती थी कि मैं कितने पाप कर्म कर रही हूँ, मैंने इस जीवन में कितना पाप कर्म किया है। उसे बहुत पछतावा था कि वो वैश्या है और पाप कर्म कर रही है। लेकिन उसके ठीक विपरीत मंदिर में एक पुजारी रहता था जो हमेशा ये सोचकर पछताता था कि इस जीवन का क्या फ़ायदा। जब भी वो वैश्यालय से सुनाई देने वाले गीत, संगीत आदि को सुनता तो उसे बहुत पछतावा होता था कि उसके जीवन में कितनी नीरसता है और सब कुछ कितना व्यर्थ है, इस अच्छाई का क्या फ़ायदा है। जब दोनों की मृत्यु हुई, दोनों का देहांत हुआ, दोनों मरे, तो वैश्या गई स्वर्ग में और पुजारी गया नरक में। अब पुजारी ने देखा कि वो नरक में है तो उसने ईश्वर से पूछा कि हे ईश्वर, मैंने सारी जिंदगी कोई पाप कर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं नरक में हूँ, और उस वैश्या ने पाप कर्म किए लेकिन वह स्वर्ग में है, ऐसा क्यों। ईश्वर ने जवाब दिया, ऐसा इसलिए क्योंकि उसका थॉट प्रोसेस सही था और तुम्हारा थॉट प्रोसेस जो था वो गलत था। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि वैश्या जो थी उसे पछतावा था, उसके अंदर एक कॉन्शियस, एक सतर्कता थी, कहीं ना कहीं सजगता थी कि वो जो कर रही है वो गलत कर रही है, और उसको कहीं ना कहीं पश्चाताप था, इस बात का पछतावा था। लेकिन पुजारी को इस बात का पछतावा था कि वो सही कर रहा है, जहाँ वैश्या को इस बात का पछतावा था कि वो गलत कर रही है, उसे सही करने का पछतावा था। इसलिए वैश्या स्वर्ग में गई और पुजारी नरक में गया। तो इस कहानी के माध्यम से आप समझ सकते हैं दोस्तों कि थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होना कितना ज़रूरी है। सो अट्रैक्शन के इस क्रम में बात करना चाहूँगी इसके एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, जिसका नाम है प्रेयर, प्रार्थना। प्रार्थना दोस्तों ईश्वर से हम सब करते हैं। अगर हम नास्तिक नहीं हैं तो हम सब लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं,
लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि प्रार्थना क्यों किया जाता है? क्या इसके पीछे कोई साइंस, कोई लॉजिक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का साइंस क्या है? जैसे आपने सुना होगा कि हमें ऑटो सजेशन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आपने सुना होगा कि हमारे लिए एफर्मेशंस कितना इंपॉर्टेंट है। एफर्मेशंस एंड ऑटो सजेशन क्या है? कि हम कहीं लिख के टांग देते हैं कि हम आज से पॉजिटिव सोचेंगे, हम ये गोल अचीव करेंगे, एसेट्रा एसेट्रा, राइट। तो वो एफर्मेशंस है, ऑटो सजेशन है। हम अपने आप से बातें करते हैं और कहते हैं कि ऑल इज़ वेल, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और सब कुछ ठीक होने लगता है क्योंकि हम ठीक महसूस करने लगते हैं। तो उसी का एक रूप है प्रार्थना, प्रेयर, जो कि हम ईश्वर से बार बार कुछ मांग रहे होते हैं। और जब हम बार बार कुछ मांग रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। और जब सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें बैठ जाती हैं तो हम उसके अनुसार ही एक्ट करने लगते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड में कितना पावर होता है इसके बारे में हम सब जानते हैं। तो इसलिए जब हम हमारे दिमाग में बार बार प्रार्थना करने के कारण सबकॉन्शियस माइंड में कुछ बैठ जाता है तो हम उसके अनुसार एक्ट करने लगते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात प्रार्थना के बारे में ये है कि ये तो आप मानते होंगे कि आज आप जो भी भुगतते हैं, आज हम सब जो भी भुगतते हैं, उसका वो परिणाम होता है हमेशा हमारे पास्ट में की गई गलतियों का। या आज के टाइम पे हम जो अच्छा फल भी पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे पास्ट में हमने कुछ अच्छा किया है तो उसका फल ही पा रहे हैं। तो प्रार्थना भी यही है। हम प्रार्थना करके कहीं ना कहीं एक नया बीज बो रहे होते हैं कि अब से हम सब कुछ अच्छा अच्छा करेंगे, जिसके कारण हमारा फ्यूचर, आने वाला समय भी अच्छा अच्छा फल ही देगा। हे ईश्वर, हमारा दुख कम कर दीजिए। कई बार हम अपने प्रार्थना में ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा दुख कम कर दीजिए, मुसीबतें कम कर दीजिए। तो ये करके हम असल में क्या कर रहे हैं? असल में हम ईश्वर से ये मांग रहे हैं, या कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम अपने माइंड में ही ये बातें कर रहे हैं कि हमने जो पास्ट में जो गलतियाँ की है उसका पश्चाताप हम कर रहे हैं। हम अब से एक नया बीज बोएंगे, सिर्फ अच्छा ही अच्छा करेंगे ताकि आगे चलकर हमारा फ्यूचर अच्छा हो। क्योंकि हम जो करते हैं वो हमारे पास लौट के ज़रूर आता है, चाहे हम अच्छा करें चाहे बुरा करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरीके से भी काम करता है। सिर्फ ये पॉजिटिवली काम नहीं करता, ये नेगेटिवली काम भी कर सकता है। याद रखिए दोस्तों, ये नेगेटिवली काम भी कर सकता है। जिस तरह से अगर आप बार बार अच्छा सोचने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल रहे हो कि अच्छा सोचो, थिंक पॉजिटिव, तो वो थिंक पॉजिटिव तो करेगा। लेकिन अगर आप बार बार गलती से भी ये बोल रहे हो कि मैं लूज़र हूँ, मैं फेलुअर हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, तो वो भी उतना ही काम करता है। इसीलिए दोस्तों, आप अपने एफर्मेशंस, ऑटो सजेशंस और लॉ ऑफ अट्रैक्शन या पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, कुछ भी आप बोल सकते हैं, अपने थॉट प्रोसेस को ठीक करने की। तो दोस्तों, आपने एडिशन का नाम ज़रूर सुना होगा। ये वही एडिशन है जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। क्या आपको इनकी कहानी पता है? असल में प्राइमरी स्कूल के एक टीचर ने इन्हें स्कूल से बेवकूफ़ कह के निकाल दिया था, लेकिन इनकी माँ ने इनको ये बात कभी नहीं बताई। इन्होंने कहा कि तुम्हें स्कूल से इसलिए हटा दिया गया है क्योंकि तुम्हारे टीचर ये बोल रहे हैं कि आपका बेटा बहुत होनहार है और ये स्कूल ही इस लायक नहीं है कि उनको पढ़ा सके, इसलिए अब से तुम घर पे पढ़ोगे। सोचिए दोस्तों, अगर उसकी माँ ने ये कहा होता कि तुम बिल्कुल ही बेवकूफ़ हो, तुम्हारे टीचर ने बताया है वो तुम बिल्कुल ही बेवकूफ़ हो, तुम मेरा नाम ख़राब कर रहे हो, तुमने बदनाम कर दिया, तुम्हारा रह के फ़ायदा क्या है, अगर ये सारी बातें कही होती तो क्या वो लूज़र नहीं बन गए होते? क्या वो बल्ब का आविष्कार कर पाते? क्या सच में वो इतने? तो दोस्तों, मैं आपको कुछ ईजी स्टेप्स बताती हूँ जिसको फॉलो करके आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्शन में बदल सकते हो और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। स्टेप 1, मेक क्लियर गोल्स। दोस्तों, आपको ये डिसाइड करना है कि आपका गोल क्या है, इसकी टाइम लिमिट क्या है, यानी कब तक अचीव करना है। उसके बाद आपको प्लान करना है। प्लान इन द सेंस, आप इसके लिए कौन कौन से एक्शंस लोगे, इसके लिए प्रॉपर प्लान आपको बनाना पड़ेगा। स्टेप 2, बिलीफ। दोस्तों, अपने अंदर ये विश्वास जगाइए कि आप कर सकते हैं। अपने अंदर ये विश्वास जगाइए कि आप जो सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं।
बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव वॉट एवर यू आर डूइंग। स्टेप 3, एक्शन। दोस्तों, हम चाहे कितना भी सोच लें, लेकिन अगर हम बैठे हुए हैं, एक्शन नहीं ले रहे, तो क्या हमारा गोल कभी अचीव होगा? ऑफ कोर्स नॉट। हमें कितनी भी भूख लगी है, लेकिन हम खाना नहीं खा रहे, तो क्या हमारी भूख मिटेगी? नहीं मिटेगी। हाँ, ये बात सच है कि एक्शन का महत्व सोचने से होता है, क्योंकि सबसे पहले स्टार्ट सोचने से ही किया जाता है। हम सोचने से स्टार्ट करते हैं और ये रिजल्ट पे ख़त्म होता है। असल में ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ओके, तो इस प्रोसेस में सबसे पहला आता है थिंक, उसके बाद आता है मेक क्लियर गोल्स, उसके बाद आता है प्लान, उसके बाद आता है बिलीफ, उसके बाद आता है एक्शन और सबसे लास्ट में होता है रिजल्ट। जाते जाते मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये वीडियो मैंने अपनी एक सब्सक्राइबर संध्या वर्मा के कमेंट से प्रेरित होकर बनाया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और पड़ोसी के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।